देखो अब हमारी हिस्ट्री की ये बुक है, तो मैं इसमें ना बहुत कम बता पाऊंगा, लेकिन बताने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो आप पुरानी वीडियोस देख लेना जो मैंने आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की दी है। तो दूसरा, पांचवा, छठा और आठवां ये आपको चैप्टर करने हैं। ठीक है, तो ये आपके फाइनल में आ रहे हैं। तो 1707 में, ये याद रखना, 1707 में जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, जो शक्तिशाली था, आखिरी था, उसकी मौत हो गई थी। देखो, मुगल बादशाह में जो औरंगजेब था, आखिरी शक्तिशाली बादशाह था, आखिरी शक्तिशाली। मैं बार बार पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में बोलता है आखिरी मुगल बादशाह कौन सा था, तो उसका आंसर होता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, जबकि बच्चे ये सोचते हैं कि ये औरंगजेब है। अगर औरंगजेब आंसर तब माना जाएगा जब ये बोला जाएगा कि मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन सा था, तब आंसर है औरंगजेब। ठीक है, तो उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में अपना कंट्रोल कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी ताकत दिखाई, और जब इनको बांटने मतलब आपस में फूट पड़ गई। और अंग्रेज भारत में कब आए? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1600 ईस्वी में। आपने सोचा है कि केवल एक ही कंपनी भारत में क्यों आई? क्योंकि इसने एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर ले लिया था। मतलब इसके अलावा कोई और व्यक्ति भारत में व्यापार नहीं करेगा जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी से होगा। ठीक है, तो अब मैं ना थोड़ा थोड़ा इसमें आपको मेन मेन बता रहा हूँ। जो एक एक नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो आपको जो पीछे बैक एक्सरसाइज के वो कर लेना। तो पहले जो अंग्रेजों ने कंपनी लगाई थी, और 1651 में लगाई थी, हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में। ठीक है, पहली जो अंग्रेजों ने लगाई थी ना फैक्ट्री, वो 1651 में लगाई। ठीक है, और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्ट्री कहा जाता था, जो व्यापार करते थे, तो उसी से वर्ड निकला फैक्ट्री। और धीरे धीरे वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और 1696 में कंपनी ने वहां पे किले बनवा दिए। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जो उस समय औरंगजेब जिंदा था, तो उससे लिखवा लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, मतलब ब्रिटिश सरकार बिना टैक्स दिए व्यापार करेगा। अगर पूछेगा फरमान किसे कहते हैं, तो बोलोगे शाही आदेश होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, तो आपस में मतलब ज्यादा वो लड़ाई हुई। तो मुर्शिद कुली खान के बाद, ये याद रखना, मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अगर एग्जाम में लाइन से लगाओ, तो पहले मुर्शिद कुली खान बना, फिर अलीवर्दी खान बना, फिर सिराजुद्दौला बना। याद रखोगे ना कि पहले कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना। ठीक है, अब सुनो, प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो 1756 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, और कौन बन गया नवाब? सिराजुद्दौला। और कंपनी सिराजुद्दौला से डरती थी। ठीक है, और सिराजुद्दौला पूरा का पूरा इलाका उसी के हाथ में था, अपनी मर्जी से जिस मर्जी से व्यापार कर सकता था वो। किलेबंदी बहुत अच्छी बना रखी थी इसने। ये जो लास्ट की जो पॉइंट होता है, ये भी जरूर पढ़ा करो। ठीक है, अब देखो, सिराजुद्दौला जो राज कर रहा था, तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वो उसकी कठपुतली बने, मतलब कठपुतली मतलब अपने तरीके से नचाना चाहती थी, लेकिन सिराजुद्दौला माना नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव की उससे लड़ाई हो गई, तो जैसे प्लास्टिक मैदान में हुई, तो उसे प्लास्टिक का युद्ध भी कहा गया। ठीक है, देखो अब आगे सुनो, प्लास्टिक का युद्ध। तो पहले एक बात सुन लो, 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हो गई। ठीक है, अगर पूछ ले कि अलीवर्दी खान की मौत कब हुई, तो 1756 में हुई। तो सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया। ये मैंने आपको भी दिखाया था कि पहले मुर्शीद बना, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला।
अब जब सिराजदौला बन गया तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जो भी राजा बने वो मेरी कठपुतली बने। मतलब कठपुतली मतलब जैसे धागों से कठपुतली होती है ना, उसे नचाया जाता है, तो वैसे ही राजा जो उसकी बात माने। लेकिन सिराजदौला ने बात मानने से इनकार कर दिया। तो फिर प्लासी के मैदान में लड़ाई, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 1757 में हुआ। कब हुआ? 1757 में हुआ। अब सिराजदौला इसलिए हार गया क्योंकि सिराजदौला के जो सेनापति थे उन्होंने धोखा दे दिया मीर जाफर ने, बेदगा कर दिया इसने। ठीक है, क्या कर दिया इसने? धोखा दे दिया इसने। सुन रहे मेरी बात? तो मीर जाफर ने बहुत गलत काम किया, और मीर जाफर को अंग्रेजों ने बोला कि अगर हम इसको हटा देंगे तो तुझे बना देंगे, नवाब बना देंगे तुझे। मीर जाफर को बोला। चलो, अब क्या हुआ? प्लासी की जंग इसलिए भी थी क्योंकि भारत की पहली जीत कंपनी की यही थी। प्लासी की लड़ाई सबसे बड़ी जीत थी, और प्लासी की युद्ध में सिराजदौला को मार दिया गया था, मीर जाफर को राजा बना दिया गया था। समझ में आ रहा है? दोबारा सुनोगे तो और अच्छे जाएगा। अब क्या हुआ? जब मीर जाफर बन गया तो वो अपने चलाने लग गया। तो मीर जाफर ने कंपनी का विरोध कर दिया, क्योंकि लालची बंदा है ये। जब खुद सोचो, उसको नहीं सोचा इसने सिराजदौला का, तो अंग्रेजों को क्या सोचेगा। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटा दिया और मीर कासिम को राजा बना दिया। मीर कासिम और अड़ गया, ये और लड़ने पर आ गया। तो बक्सर की लड़ाई हुई, तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, जिसमें मीर कासिम को हटा दिया गया, मार दिया गया। अब मीर जाफर को दोबारा से बना दिया गया, जिसको हटाया था ना, तो दोबारा से मीर जाफर को बनाया गया था बक्सर की लड़ाई के बाद, मीर कासिम को हराने के बाद। ठीक है, और उस पर एक, क्योंकि अब दोबारा बनाया गया, तो उस पर बोला 5 लाख रुपए कंपनी को तुम्हें चुकाने होंगे हर महीने, हर साल नहीं, हर महीने, ये लिखा। फिर क्या हुआ? 1756 में मीर जाफर की भी मौत हो गई। ठीक है, और अब कंपनी का इरादा बदल गया, और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, बाकी अब इसे और पढ़ लेना। और ये एक, जब ब्रिटेन के अंदर खबर गई ना कि जो अंग्रेज लोग हैं ये अपना ये भर रहे हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर केस हो गया था, क्योंकि इसने इतनी बेहिसाब संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। तो फिर क्या हुआ? इस पर केस चला। तो जब केस चला तो ब्रिटेन ने फिर फैसला लिया कि इसने भ्रष्टाचार किया, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसने अपनी आपको मार लिया, आत्महत्या कर ली 1774 में, रॉबर्ट क्लाइव ने, ये याद रखना। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में हुई थी। ठीक है, मैंने आपको अभी यहां बताया था ना। और जब बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, तो बाद में भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दी गई थी। अब मतलब ब्रिटिश सरकार ने रेजिडेंट वगैरह बना लिए थे। ठीक है, और फिर अवध को सबसे बड़ा शिकार बनाया गया, और 1801 में इस पर सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि पता है क्या होती है? मतलब जो भी अवध के नवाब वगैरह होंगे, या किसी भी इलाके के नवाब होंगे, या कोई भी राजा होगा, तो वो अपनी सेना नहीं रख सकते। अब ब्रिटिश अपनी सेना भेजेंगे, और उसका खर्चा भी उस राजा को चुकाना होगा। ठीक है, और वो अपनी सेना भी नहीं रख पाएगा। मतलब अगर ब्रिटिश सरकार कितने चालाक थे, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सहायक संधि। मतलब जिस राज्य पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया, उस राजा की सेना हटा दी गई, और ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना लगा दी, और उस राजा को बोला कि सारा सेना का खर्चा तू उठाएगा। ठीक है, अगर नहीं उठाएगा तो फिर तुझे हटा दिया जाएगा। तो सहायक संधि मतलब होता है कि सारी की सारी जो आर्मी है वो ब्रिटिश की होगी, जो उसके लिए काम करेगी, और बदले में उस राजा को उस सारी सेना का खर्चा उठाना। और सारी बात पता है वो सेना किसकी मानेगी? अंग्रेजों की मानेगी। और टीपू सुल्तान के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टीपू सुल्तान जो थे, हैदर अली जो है, हैदर अली के बेटे थे। ठीक है, हैदर अली के बेटे थे। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता का नाम है। पूरे मैसूर पर इनका कंट्रोल था, और ये टीपू सुल्तान इससे शक्तिशाली थे क्योंकि काली मिर्च और इलायची
पूरी दुनिया इनसे खरीदती थी, मतलब जो भी उस समय के टाइम पे जो विदेशी लोग आते थे वो। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत पर पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक देने का, मैं नहीं बेचूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। तो ब्रिटिश सरकार इसको बहुत बड़ा खतरा मानती थी और ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि फ्रांसीसी व्यापारी से इसके अच्छे संबंध थे, इसके पास बहुत से हथियार थे और ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि टीपू सुल्तान रहे। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे, बहुत घमंडी लगते थे उन्हें। और मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई थी, 4 बार। ये मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, सुन रहे हो? ये हैदर अली और जो टीपू सुल्तान इसके पापा थे ना, तो इनसे 4 बार लड़ाई हुई और आखिरकार श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को जीत मिल गई और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में अंग्रेजों ने सौंप दिया और उस पर भी लगा दी सहायक संधि। क्या लगा दी? सहायक संधि लगा दी। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उसमें मराठा हार गए थे। ठीक है, उनका सपना चूर चूर हो गया था। तो और ये सालवाई संधि 1700 जो है 82 में हुई थी, 1782 में हुई थी। ये सालवाई संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। और अंग्रेजी भारत में कौन लाए थे? लॉर्ड मैकाले लाए थे। और ये याद रखना, विलय की नीति किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विलय की नीति का मतलब होता है कि अगर कोई राजा या कोई रियासत में पुत्र वारिस नहीं है, बेटा वारिस नहीं है और राजा की मौत हो गई है, या बेटा वारिस हो नहीं सकता, तो मतलब बेटा है नहीं, तो वो सारा का सारा इलाका ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। उसे बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, विलय की नीति बोला गया। और अगर राजा रणजीत सिंह कहाँ के थे? तो वो पंजाब के थे। उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर ली थी अंग्रेजों से। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विलय की नीति जो है किस किस राज्य में हुई, देखो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन सब इलाकों में ब्रिटिश सरकार ने क्या करा? विलय की नीति लगा दी। मतलब ये सारे इलाके अपने कब्जे में कर ली, क्योंकि इनके पास पुत्र नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा जिसके पास बेटा नहीं होगा, ठीक है, तो और गोद लिए बच्चा चलेगा नहीं, तो सारी संपत्ति जो है वो सारा का सारा राजपाट ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। तो झांसी की रानी इसलिए बहुत लड़ी थी, आखिरकार कुछ बातों को अपना लिया था। ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी ना, तो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया था। उन्होंने अपना लिया कि गोद लिए बच्चा चल जाएगा बाद में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बंबई थे। ठीक है। और 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था बनाई थी ब्रिटिश सरकार ने, जो चेंज करा था। और 2 प्रकार की अदालतें बनाई, एक फौजदारी और एक दीवानी। ये हम पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल में। फौजदारी जिसमें मतलब जैसे कोई चोरी करता है, किसी का कत्ल करता है, तो उसे FIR लिखी जाएगी। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एग्जाम में आता है ये, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, याद रखना। और दीवानी कानून जैसे जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है, इस तरीके से। काजी जज को बोला जाता है। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, जो कानून को एक्सप्लेन करता है। महाभियोग जब इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ मतलब गलत साबित हुआ है, वो बहुत बुरा काम कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे महाभियोग कहते हैं। ठीक है। तो डियर, अब मैं इसमें इतना ही बता पाऊंगा। बाकी जैसे अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपसे पूछे रोल एक्ट क्या होता है, तो या बाकी सारी फिल्म कर लेना। अगर आपसे पूछेगा रोल एक्ट क्या होता है, तो बोलोगे इसमें आपके वकील दलील का अधिकार नहीं होता, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, तो बोला 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे, तो जनरल डायर ने गोली चला दी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में आया था। मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 11 चैप्टर। ठीक है। तो बाकी आप सारा पढ़ लेना, इसकी NCERT से जो भी क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज के कर लेना। ठीक है। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।